वो व्हाट इज पी रेशियो? मान लीजिए एक पर्सन ए है, वो एक कंपनी रन करता है। लेट्स से उस कंपनी का नाम एबीसी है। ठीक है, ये जो कंपनी है, ठीक है, साल के 1 करोड़ रुपए कमाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका एक दोस्त है, लेट्स से ए का, बी। उसने बोला यार ये कंपनी ना तुम मुझे बेच दो। ठीक है, और इसके बदले मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। तो ए ने बोला ठीक है यार, सही है, तुम मुझे दे दो। तो बी ने क्या किया, इस कंपनी को 10 करोड़ रुपए दे के इस कंपनी का 100% शेयर, मतलब पूरा इसने खरीद लिया। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेट से अगले साल 2025 में ये कंपनी फिर से 1 करोड़ कमाती है। 2026 में ये कंपनी अगेन 1 करोड़ कमाती है। ऐसे करते करते ये 1 करोड़ ही कमाती है लेट से हर साल। तो 10 साल बाद, 10 ईयर्स, राइट, 10 साल बाद ये कंपनी 10 करोड़ कमाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद जो बी का जो पैसा था, राइट, बी का पैसा रिकवर हो जाएगा। क्योंकि बी ने इस कंपनी को खरीदने के लिए कितना दिया था, 10 करोड़। तो इसका मतलब होता है, पी रेशियो मतलब होता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड यानी कि किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए आपने जितना पैसा दिया था उसको वापस आने में कितना टाइम लगता। जैसे मान लो, अग और एज्यूम करते हैं कि वो कंपनी लगातार उतना ही पैसा कमाती रहे। तो मान लीजिए अगर बी ने 10 के बजाय अगर 20 करोड़ में कंपनी खरीदी खरीदी होती, तो इस कंपनी को लगातार 20 साल तक अगर 1 करोड़ कमाती, तब जाके बी के पैसे रिकवर होते। ठीक है, इस केस में हम बोलते कि भाई पी जो है वो 20 है कंपनी का। क्यों? क्योंकि हमें 20 साल लग रहे हैं अपने पैसे रिकवर करने में। और जो पहला केस था उसमें हम बोलेंगे पी कितना है, 10 का पी है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें अपना पैसा रिकवर करने के लिए 10 साल लगते। तो हम कई बार बोलते हैं कि यार इसका जो पी मल्टीपल है वो 10 का है। मतलब कंपनी जितना पैसा कमा रही है हमें उससे 10 गुना देना पड़ रहा है। इस सेकेंड केस में बोलेंगे यार इसका पी मल्टीपल 20 का है, 20 गुना। ठीक है, क्योंकि कंपनी जितना पैसा कमा रही है हमें उसको रिकवर करने के लिए हमें 20 साल लग जाएंगे। तो ये होता है पी रेशियो का मतलब, यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। यानी कि पूरी कंपनी को खरीदने के लिए कितना रुपए हमें देना पड़ेगा। तो जैसे इस केस में हमने, पहले केस में हमने 10 करोड़ रुपए दे रहे थे, राइट। अब कंपनी कमा कितना रही थी, 1 करोड़ का। तो कितना हुआ, 10 का पी। और सेकेंड केस में अगर हम लेट से 20 करोड़ पे करते हैं और कंपनी कमा कितना रही थी, 1 करोड़ का, तो उसमें पी कितना होता, 20 का। अब मान लीजिए कोई सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, वो साल के लेट से 100 करोड़ कमाती है, राइट। और उस कंपनी को खरीदने के लिए आपको लेट से 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। उस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए 25,000 करोड़ चाहिए। और वो कंपनी अर्न कितना करती है, अर्न 100 करोड़ करती है। और हमें प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है पूरी कंपनी खरीदने के लिए, वो है 25,000। तो इस केस में पी कितना होगा, 25,000। मतलब हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं पूरी कंपनी खरीदने के लिए, और ये अर्न करना कितना कर रही है, 100 करोड़। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी रेशियो 25 का। यानी कि हमें 25 साल लगेंगे, अगर ये कंपनी इतना ही अर्न करती रहे तो हमें 25 साल लगेंगे अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। अब एक सेकेंड केस देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए जो कंपनी थी ए, ठीक है, ये जो ए रन कर रहा था कंपनी एबीसी, जो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये 1 करोड़ पे कमाती थी। अब बी आया, बी ने बोला यार मुझे तेरी कंपनी के ना 50% हिस्सा खरीदना है, राइट। तो 50%, लेट से मान लीजिए कंपनी है, इसने इसका 50% अब जो है वो ए के पास है, और 50% बी के पास हो गया। अच्छा, अगर पूरी कंपनी खरीदनी थी तो इसको 10 करोड़ रुपए देने थे। तो लेट से आधी कंपनी खरीदनी है 50%, तो इसको कितना देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 5 करोड़।
ठीक है। अब लेट से अगले साल ये कंपनी 2 करोड़ कमा ले, ठीक है। तो इसमें से चूंकि 50% मालिक ए है, तो इसका 1 करोड़ रुपए ए को गया, रिमेनिंग 1 करोड़ बी को गया। अगले साल ये कंपनी लेट से 8 करोड़ कमाती है, तो अब इसका 4 करोड़ जो है ए लेगा और 4 करोड़ बी लेगा। अब आप देख रहे हो पी रेशियो के हिसाब से जब बी ने खरीदा था वो 10 था, मतलब कि अगर कंपनी सेम प्रॉफिट करती तो बी को अपना पैसा रिकवर करने के लिए 10 साल लगते। बट इस केस में क्या हुआ कि केवल 2 साल में ही 2 साल में ही बी ने, आप देखो, 5 करोड़ कमा लिए। मतलब उसने जितना पैसा लगाया था उसके लिए उसे 10 साल वेट नहीं करना पड़ा, बल्कि 2 साल में ही उसने अपना पैसा रिकवर कर लिया। तो इस केस में क्या हुआ कि चूंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था इसलिए पी रेशियो घटता है। अगर कंपनी की प्राइस है, अर्निंग है, अगर अर्निंग बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू घटेगा, है ना। जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो अगर बढ़ेगा तो जाहिर से जो पूरा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू घटेगी। तो इसलिए पी रेशियो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर अगर पी जो है, ठीक है, कोई कंपनी लेट से 100 करोड़ कमा रही है, सॉरी, 100 करोड़ को उसका पूरा वर्थ है, हमें पूरा खरीदने के लिए 100 करोड़ देना होगा, और वो कंपनी लेट से 20 करोड़ का अर्निंग करती है, हम बोलेंगे इसका पी कितना है, 5 का है, राइट। तो आपने सोचा यार ये कंपनी तो बहुत सस्ती है, हमें 5 के पी पे मिल रही है, तो एक काम करते हैं इसको खरीद लेते हैं। लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट ईयर लेट्स से इसको कंपनी को खरीदने के अभी भी हमें 100 करोड़ रुपए ही चाहिए। एक कंपनी मालिक बोला मैं तो 100 करोड़ नीचे बेचूंगा नहीं, बट इसका जो अर्निंग है वो घट गया, वो घट गया, कितना हो गया, 10 करोड़ का। अब क्या होगा, ये पी जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? नीचे वाला घट गया, तो जब 100/10 का कितना हो जाएगा पी रेशियो, 10। तो लेट्स से अगले साल इसका पी रेशियो, सॉरी, इसका जो अर्निंग तो और ज़्यादा घट गई। लेट्स से अर्निंग हो गई इसकी 2 करोड़, तो इसका पी अब कितना हो जाएगा, 50 का। मान लीजिए आपने इस कंपनी के शेयर्स को यहाँ खरीदा होता, आपने सोचा यार कंपनी तो बहुत सस्ती मिल रही है, 5 में मिल रही है, 5 साल बाद मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसकी अर्निंग लगातार घट रही है तो इसका पी रेशियो क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। अच्छा, उल्टा केस होता, मान लीजिए कि आपने कंपनी को यहाँ पे खरीदा होता, राइट, 50 के पी पे, और अगले साल इसकी अर्निंग बढ़ती, फिर बढ़ती, तो इस केस में क्या होता, पी रेशियो लगातार घटता रहता। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर कम है तो वो वाकई में कम है, अगर अगर और वो अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो वाकई में ज़्यादा हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। अगर उसका अर्निंग बढ़ रहा है तो उसका पी रेशियो घटेगा, अगर अर्निंग बढ़ेगा तो पी रेशियो घटेगा, ठीक है।